मीडिया में अगर ईडी की ताबड़तोड़ खबरें आए, ईडी की छापेमारी की, तो समझ लीजिए चुनाव होने वाले हैं। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में ईडी की जो लगातार छापेमारी हुई और अभी भी जो खबरें आ रही है कि कुछ आला अधिकारियों के यहाँ और व्यापारियों के यहाँ छापेमारी हो रही है। तो ऐसे में ईडी को लेकर के अक्सर विपक्ष सवाल उठाता रहा है, हम भी उठाते हैं गिरीश शर्मा से। तो गिरीश, ये बताएं कि ये जो ईडी की छापेमारी है, चुनाव के समय सक्रिय होते हैं, तो ईडी क्या एक ऐसा जिन्न है जो चुनाव में ही जागता है? वैसे ये परंपरा मोदी सरकार आने के बाद तेजी से बढ़ी है। अच्छा। जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में रहती है, उन राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी की कार्रवाई तेज हो जाती है। इसका ताज़ा उदाहरण पंजाब विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव के पूर्व ईडी की कार्रवाई काफ़ी तेज हुई, जिसके चलते कांग्रेस को उम्मीद थी कि हम पंजाब में सत्ता की वापसी कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाई। यह अलग बात है कि भाजपा वहाँ नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस हार गई। इसके अलावा बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता बचाने में सफल रही। अब छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। सत्ता के करीबियों पर छापे मारे होने लगी है, जो ये जनता में यह संदेश दे रहा है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव भी बेहद रोमांचक होने वाला है। नहीं, असल में जैसे आप बता रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी जो है बचा ले गई। हाँ। और इसी तरह कांग्रेस की वहाँ हार हुई, लेकिन नेतृत्व की वहाँ जीत हुई। यानी ईडी का सामना करने में वहाँ की जो मौजूदा नेतृत्व थे सफल हुए थी। तो ये आपको नहीं लगता कि भूपेश बघेल की यहाँ परीक्षा हो रही है कि भूपेश बघेल ईडी का कैसे सामना करते हैं? हालांकि वो कई जगह बयान तो दे रहे हैं कि केवल डरा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अंदर भी हुए हैं। अब ये तो राजनीति वो बयानबाजी कर रहे हैं भूपेश बघेल, लेकिन जब तक वो जीत नहीं जाते तब तक तो निश्चित ही संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। मोदी सरकार आने के बाद भाजपा को हराकर सत्ता बरकरार रख पाने में सफल नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये चुनौती बड़ी कठिन है कि वह कैसे सत्ता को बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि ईडी की कार्रवाई से प्रदेश में यही संदेश जाता है कि राज्य सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। और साथ ही साथ इस कार्रवाई से जो पैसे सील होते हैं उसका भी लाभ कम से कम नहीं मिल पाता है। वो जब मामला का निराकरण होगा तभी वो खुलेंगे, तो ये कुछ समय के लिए तो मामला फंस ही जाता है। इस मामले में कार्रवाई कितनी होती है, दोषियों ईडी की कार्रवाई में कितने लोग दोषी होते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इस कार्रवाई से एक माहौल बन जाता है, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। वैसे एक बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार चुनाव जीतने का एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये तो है। कांग्रेस ने भी जब विपक्ष में थी तो भ्रष्टाचार के मुद्दा बना करके भाजपा सरकार को निशाना बनाती रही और जिसका लाभ भी मिला। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भाजपा के भ्रष्टाचारों को भूल गई। बिल्कुल ठीक कुछ उसी तरह ईडी की कार्रवाई से मोदी सरकार या भाजपा यह संदेश देने की कोशिश में लगे हुए हैं कि राज्य सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन करीबी तो परेशान हो जाते हैं ना। हाँ, अब करीबी ही तो परेशान होंगे, क्योंकि करीबी ही सत्ता का सर्वाधिक लाभ भी उठाते हैं। तो वही कमाएंगे जो करीब हैं, दूर वाले तो कमा नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसलिए भ्रष्टाचार के ये इस खेल में दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही हैं और इसका लाभ उनको चुनाव में मिल रहा है। जनता की ये जिम्मेदारी है कि ये सिर्फ राजनीतिक लाभ तक ही ना रहे, जनता इस बात का भी ध्यान रखे कि ईडी जो छापेमारी कर रही है उस पर कितने को कार्रवाई को सज़ा मिलती है, क्योंकि कार्रवाई और सज़ा में बहुत अंतर है। एक बात और होती है कि चुनाव के वक्त बहुत सारे कांग्रेसी पार्टी बदलकर भाजपा के पाले में भी चले जाते हैं, यानी वो ईमानदार बन जाते हैं। हाँ, तो ये या तो इस कार्रवाई के डर से बदल जाते हैं। तो अभी वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ईडी सक्रिय है उससे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल होकर कम से कम ईडी की छापेमारी की कार्रवाई से बचने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते भी भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में लाभ मिल सकता है। अब तक के हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है, क्योंकि तमाम उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हासिल हुई है।
लेकिन अब देखना ये है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर के भूपेश सरकार क्या कदम उठाती है और कैसे इसका सामना करती है। इसका परिणाम हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बस्तर सियान के लिए मैं उपी।